नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। विधानसभा सचिव के मेज पर चढ़े कांग्रेस विधायक, माइक तोड़ा, 15 कांग्रेस विधायक निलंबित। विधानसभा अध्यक्ष का हाईकोर्ट, रेल प्रोजेक्टों का मलबा नदियों में डालने पर सरकार से मांगा जवाब। पहाड़ी जिलों में स्किल डेवलपमेंट और मार्केटिंग में मदद दे उद्योग। आर्थिक सर्वे, उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय में 10% का इजाफा। नकल विरोधी अध्यादेश और विधेयक सदन में पेश। हिंसक वन्य जीवों ने एक साल में ली 80 लोगों की जान। धामी सरकार का बजट आज होगा सदन में पेश। दून में 6000 करोड़ की एलिवेटेड रोड परियोजना स्वीकृत। पिथौरागढ़ हवाई अड्डे को वायुसेना करेगी विकसित। दून की ऐतिहासिक नगर परिक्रमा में गूंजे श्री गुरु महाराज के जयकारे। आरएसएस के प्रचारक बने शैलेंद्र। आज खत्म होगा 1600 कर्मचारियों की नौकरी। आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विधानसभा के गौरी फर्जीवाड़े में 193 लोगों पर केस। कुमाऊं में पहाड़ से मैदान तक बारिश, ओलावृष्टि से लौटी ठंड। फूलदेव शीतलाष्टमी के संयोग से शुरू होगा बिटौली का महीना। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में कीमोथेरेपी सुविधा शुरू। उत्तरकाशी के सीमांत गांव धाराली पहुंचे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराव सिंधिया। वाइब्रेंट विलेज योजना में होगा सीमांत क्षेत्र का विकास। उत्तरकाशी, पेयजल आपूर्ति न होने पर लोगों ने जल संस्थान में की तालेबंदी। रुद्रप्रयाग चारधाम यात्रा, केदारनाथ पैदल मार्ग से हटाई गई बर्फ, यात्रा के संचालन को मांगा सहयोग। गैरसैंण, उत्तराखंड विधानसभा के इतिहास में अभूतपूर्व फैसला लेते हुए स्पीकर ऋतु खंडूरी ने नेता प्रतिपक्ष समेत कांग्रेस के 15 विधायकों को एक दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया। फैसले से भड़के कांग्रेस विधायक हंगामे, नारेबाजी और तोड़फोड़ पर उतर आए। गुस्साए कांग्रेस विधायक विधानसभा सचिव के मेज पर चढ़ गए, माइक तोड़ दिया। कुछ विधायकों ने स्पीकर की ओर किताब भी फेंकी और कार्यसूची तथा प्रश्नोत्तर फाड़कर उनकी तरफ उछाले। निलंबन के फैसले के बाद भी कांग्रेस विधायक सदन में डटकर हंगामा करते रहे। बसपा और निर्दलीय विधायक भी कांग्रेस के विधायकों के समर्थन में उतर आए। हंगामावार मंगलवार को शून्यकाल के दौरान मंगलवार हंगामे की शुरुआत तब हुई जब स्पीकर खंडूरी ने विशेषाधिकार हनन के मामले में कार्रवाई कर फैसला देना शुरू किया। जसपुर विधायक आदेश चौहान ने पिछले साल यूएस नगर के एसएसपी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाते हुए याचिका लगाई थी। चौहान का आरोप है कि बीते साल उनके आवास पर हंगामा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने उनके विरुद्ध ही केस दायर कर दिया। स्पीकर ने इस मामले में सीएम दफ्तर से मिली रिपोर्ट के आधार पर कहा कि चौहान के मामले में विशेषाधिकार हनन के तथ्य नहीं पाए गए। दूसरे पक्ष के खिलाफ भी मुकदमा दायर हो चुका है। साथ ही वर्तमान में यह मामला कोर्ट के विचाराधीन है, ऐसे में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने पुलिस की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि विधायक अपने एक ही गनर को रखना चाहते थे। जब गनर बदला गया तो नए के साथ उनका व्यवहार उचित नहीं था। इस पर कांग्रेस विधायक बिफर पड़े। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक दल के उपनेता कुफन भुवन कापड़ी, प्रीतम सिंह, आदेश चौहान, हरीश धामी और अनुपमा रावत समेत कांग्रेस के सभी विधायक बेल में आ गए। उन्होंने फैसले के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। इसी बीच कांग्रेस के विधायक रवि बहादुर, वीरेंद्र जाति, सुमित हृदय ने विधानसभा सचिव की टेबल को पलटना शुरू कर दिया। सब वहां रखी रूल बुक को भी फाड़ कर फेंक दिया। मार्शलों के रोकने में विधायक इनसे भिड़ गए। फुरकान अहमद और आदेश चौहान सचिव की टेबल पर चढ़ गए। विशेषकर हनन के मामले में सरकार और पुलिस की रिपोर्ट सच्चाई से परे है। यह विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश है। कांग्रेस विधायक स्पीकर से संरक्षण मांग रहे थे लेकिन सुनवाई नहीं हो रही थी। भाजपा द्वारा लगाए जा रहे अभद्रता के आरोप गलत हैं। यशपाल आर्य, नेता प्रतिपक्ष। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को चारधाम यात्रा के चौड़ीकरण और कर्णप्रयाग में रेल पट्टी के निर्माण का मलबा, बोल्डर एवं अन्य वेस्टेज सामग्री को नदियों में डाले जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और रोड निर्माण कंपनी एवं रेलवे विभाग को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने की कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 अगस्त की तिथि नियत की है। मंगलवार को मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघवी और न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। मामले के अनुसार दिल्ली निवासी आचार्य अजय गौतम ने उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में कहा कि चारधाम यात्रा मार्गों निर्माण के दौरान ब्लास्टिंग और कटिंग का मलबा सीधे नदियों में डाला जा रहा है, जिससे नदियों के अस्तित्व पर खतरा पैदा होने के साथ ही पानी भी दूषित हो रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यात्रा के दौरान कई बार यात्रा को रोककर पहाड़ों से सड़क कटिंग में ब्लास्टिंग की जाती है, जो पूरी तरह से असुरक्षित है। ब्लास्टिंग के दौरान पीक सीजन में उनके द्वारा 1.5 से 2 लाख लोगों को रोका जाता है, जो उसी दौरान सड़क हाइड्रो
पावर और रेलवे लाइन बनाने वाली कंपनियां बिना सर्वे के आए दिन ब्लास्टिंग कर रही है, जिसकी वजह से जोशीमठ के 600 घर और कर्णपुरा के 500 घरों में दरारें आ चुकी है। जनहित याचिका में कहा गया है कि उन्हें और उनके पशुओं को पहले विस्थापित किया जाए। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा पटल पर रखा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण। उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय में पिछले साल के मुकाबले 10% से अधिक के इजाफे का अनुमान है। गत वर्ष राज्य में प्रति व्यक्ति आय 2,05,000 रुपये थी, जो अब 2,33,000 रुपये रहने का अनुमान है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मंगलवार को अर्थ और संख्या विभाग द्वारा तैयार आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा के पटल पर रखा। इसमें राज्य की विकास दर से लेकर प्रति व्यक्ति आय को लेकर उत्साहवर्धक आंकड़े प्रस्तुत किए गए। राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार का अनुमान लगाया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 3.02 लाख करोड़ का अनुमान है। आर्थिक विकास दर 7.08 रहेगी। पिछले वित्तीय वर्ष के अनुमानों के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति आय 2,05,000 रुपये थी, लेकिन इस बार 10.05% की बढ़ोतरी के साथ यह अब 2,33,000 रुपये रहने का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 407 गांव आज भी ऐसे हैं जहां अभी तक सड़क नहीं पहुंच पाई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इन गांवों तक सड़क पहुंचाने के लिए 2900 करोड़ रुपए के बजट की जरूरत होगी। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इन गांव 407 गांवों तक सड़क पहुंचाने के लिए 3200 किलोमीटर सड़क के निर्माण की जरूरत होगी। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया कि राज्य को पूरी दुनिया में पर्यटन प्रदेश के रूप में जाना जाता है। राज्य में पर्यटन बढ़ाने के लिए इको टूरिज्म योजना शुरू की गई है, लेकिन 2022-23 में पिछले साल की तुलना में बजट का प्रावधान किया गया है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया इस योजना के लिए बजट प्रावधान कम है, उसे बढ़ाने की जरूरत है। गैरसैंण सरकार ने मंगलवार को सदन में उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुसूचित साधनों के रोकथाम और निवारण उपाय अध्यादेश और विधेयक 2023 को पेश कर दिया है। वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण को भी आज सदन के पटल पर रखा गया। इसके साथ ही 6 विधेयकों को पुनर्स्थापित किया गया। सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने और नकल माफिया पर अंकुश लगाने के लिए धामी सरकार का यह अध्यादेश लाई थी। सार्वजनिक उपक्रम समिति और निगम समिति प्रतिनिहित विधेयक समिति के प्रथम प्रतिवेदन में आज सदन के पटल पर रखे गए। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि यह बड़े गौरव का दिन है। आज गैरसैंण में ही सरकार ने देश के सबसे बड़े नकल विरोधी कानून को देश में सदन में पेश किया। राज्य के हित और भावनाओं से जुड़े सभी फैसले सरकार गैरसैंण से ले रही है। पूर्व में भाजपा सरकार ने गैरसैंण में ही ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का निर्णय लिया था। राज्य निर्माण आंदोलनकारियों को सरकारी सेवा में 10% क्षतिज आरक्षण पर सब कमेटी की रिपोर्ट भी बीती रोज कैबिनेट बैठक में स्वीकार की गई है। देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिथौरागढ़ हवाई अड्डे को वायुसेना जल्द विकसित करेगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ ने सीएम धामी को यह आश्वासन दिया। मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में देश की उत्तरी सीमाओं अवस्थापना विकास के संबंध में समीक्षा बैठक हुई। मुख्यमंत्री धामी ने इस बैठक में हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ हवाई अड्डे का संचालन सुचारू होने के बाद देश के विभिन्न राज्यों से पर्यटक आसानी से पिथौरागढ़ पहुंच सकते हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के मौके बढ़ेंगे और इसके साथ ही राज्य में एयर कनेक्टिविटी आसान हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री को बताया कि उत्तराखंड के सीमांत जिलों में अवस्थापना विकास जैसे सड़क, रेल, दूरसंचार, वायुसेना सेवा के कार्य तेजी से किए जा रहे। लंबित कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता से हल करने के लिए सीमांत जिलों जैसे चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ को जिलाधिकारियों के साथ प्रतिमाह बैठकें की जा रही हैं। कहा कि सीमांत जिलों में अफसरों का न्यूनतम समय में कार्यों को तेजी से निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन किया कि उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों के विकास को केंद्र सरकार गंभीर है और लगातार सड़क कनेक्टिविटी पर जोर दे रही है। उत्तरकाशी मंगलवार को थराली पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिराव सिंधिया ने स्वयं सहायता समूह धराली गांव की खुशबू खूब प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण महिलाओं ने उत्कृष्ट उत्पादों की पैकेजिंग और मार्केटिंग करके मिसाल कायम की। इस दौरान भटवाड़ी प्रमुख विनीता रावत ने उन्हें क्षेत्र की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यहाँ की महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह के जरिए आजीविका को मजबूत करने का काम किया है। विनीता रावत ने विभिन्न मांगे केंद्रीय मंत्री के सम्मुख रखी। सीमावर्ती गाँव थराली पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिराव सिंधिया ने कहा कि सरकार ने देश के सामरिक महत्व के उत्तरी सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए केंद्र पोषित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है। उत्तरकाशी का थराली गांव में वाइब्रेंट गांव का पार्ट है। उन्होंने कहा कि लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के सभी सीमांत गांवों की पहचान कर इस योजना में शामिल किया गया है, जिन पर केंद्र सरकार 48,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। मंगलवार सुबह केंद्रीय उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उत्तरकाशी जिले के सीमांत गांव थराली पहुंचे, जहां
केंद्रीय मंत्री ने कल केदार और गंगा मैया की पूजा अर्चना कर देश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान ग्रामीणों से संवाद करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड स्वर्ग जैसा राज्य माना जाता है। मां गंगा के उद्गम स्थल के साथ ही यहाँ चारों ओर हरियाली, हिम शिखर मौजूद है। यहाँ की हवा की पवित्रता का एहसास देश के किसी कोने में देखने में नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सिंधिया परिवार का उत्तराखंड से बहुत पुराना रिश्ता है। उन्होंने 1803 का जिक्र करते हुए उत्तराखंड से सिंधिया परिवार का नाता रहने की बात की। उस समय गढ़वाल में आए भूकंप में उनके परिवार ने मदद की थी। उन्होंने कहा कि देश के आज़ादी के बाद जो मान सम्मान और पहचान देश के सीमावर्ती आखिरी गांव को दी गई है, वो पहचान पीएम मोदी ने वाइब्रेंट विलेज के रूप में दे दी है, जिसमें थरली गांव को वाइब्रेंट गांव का भाग है। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख भटवाड़ी विनीता रावत, गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष हरीश सेमवाल, जितेंद्र सिंह राणा आदि मौजूद रहे। धुमाकुंड नैनी डांडा ब्लॉक के कई गांवों में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। नारायण पेयजल योजना पिछले एक सप्ताह से बाधित होने के कारण क्षेत्र के 2 दर्जन गांवों में पेयजल आपूर्ति न होने से ग्रामीण परेशान है। विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई न करने पर आक्रोशित ग्रामीण प्रदर्शन कर अदाली खाल स्थित जल संस्थान कार्यालय पर ताला जड़ दिया। विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। काफली गैर स्रोत से पोषित इस पेयजल योजना से अदाली खाल, डुंगरी, कोयला, उड़ाखेत, चुलाशिया, बंजारा, खिरेरी सहित लगभग 2 दर्जन गांवों को पेयजल आपूर्ति होती है। पेयजल आपूर्ति न होने से ग्रामीण परेशान है। दूसरी ओर मनिया गहरी स्रोत से पोषित कोचियार पेयजल योजना में प्रोजेक्ट पेयजल संकट बना हुआ है। जड़ाऊ खाच, संगलिया खाल निवासी बजय सिंह, बनबीर सिंह, बालम सिंह, हरेंद्र सिंह, आर.के. ध्यानी आदि का कहना है कि पिछले 2 सप्ताह से उनके यहाँ पेयजल आपूर्ति ठप पड़े। कई बार मुख्यमंत्री पोर्टल और विभागीय कार्यालय में शिकायत के बावजूद पेयजल समस्या का समाधान न हो सका। विभागीय उदासीनता के चलते ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। पहले ही फिटरों के रिटायरमेंट के बाद विभाग द्वारा नए फिटर नियुक्त न करने से जल संस्थान की पेयजल व्यवस्था चरमराई हुई है। वहीं विभागीय अभियंता करण कुमार का कहना है कि नारद 5 योजना में कई जगह पाइप क्षतिग्रस्त हो गए, जिन्हें ठीक करके शीघ्र पेयजल आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। कोचियार पेयजल योजना में स्रोत में पानी की कमी होने के कारण थोड़ी दिक्कत आ रही है। रुद्रप्रयाग केदारनाथ धाम की यात्रा को शुरू होने में महज 1 माह 10 दिन का समय शेष बचा है। ऐसे में प्रशासन ने यात्रा तैयारियों तेज कर दी है। संबंधित विभागीय अधिकारी को जिलाधिकारी ने मार्च अंत तक सभी तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अफसरों को निर्देशित करते हुए कहा कि केदारनाथ धाम यात्रा को सुगम और सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए यात्रा से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली जाए। लोक निर्माण विभाग DDMA के अपर अभियंता सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशों में केदारनाथ यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जबकि केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग आवाजाही के लिए सुचारू हो गया। घोड़े खच्चरों के माध्यम से मजदूरों के लिए खाद्य सामग्री के अलावा केदारनाथ धाम में संबंधित विभागों द्वारा की जाने वाली तैयारियों के लिए आवश्यक सामग्री पहुंचाई जाने लगी है। हेलीपैड के सभी बर्फ हटाने का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। श्रीमंगों के पथ से बर्फ हटाने की कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। जिसके अलावा यात्रा मार्ग जिन स्थानों पर क्षतिग्रस्त है उनकी मरम्मत का काम तेजी से किया जा रहा है। उधर जल संस्थान द्वारा यात्रा मार्ग में तीर्थयात्रियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पेयजल स्टैंड पोस्ट, हैंडपंप और पेयजल लाइनों की मरम्मत की जा रही है। घोड़े खच्चर को पानी उपलब्ध कराए जाने के लिए पानी की चरियों की मरम्मत और निर्माण सुलभ इंटरनेशनल द्वारा भी यात्रा मार्ग में शौचालय निर्माण, चिकित्सकीय विभाग द्वारा तीर्थयात्रियों के बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यात्रा मार्ग में स्थापित की जाने वाली MRP की मरम्मत की जा रही है। पिथौरागढ़ हल्द्वानी कुमाऊं में मंगलवार दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट बदली। पिथौरागढ़, गंगोलिया, बिरनाग के अलावा चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर में झमाझम बारिश हुई। कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई। सीमांत के उच्च हिमालयी क्षेत्र पंचाचूली, मिलम, छिबलाकोट, राजरंबा, खलिया आदि में हिमपात से ठंड बढ़ गई। ओलावृष्टि होने से कई जगह फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। हल्द्वानी में शाम के वक्त घने बादल छाने, हवाएं चलने से जल्दी अंधेरा छा गया। हालांकि उधमसिंह नगर में बारिश का असर नहीं हुआ। पिथौरागढ़ में मंगलवार को सुबह से कई जगह आसमान बादल छाए रहे। बिरनाग पर झमाझम बारिश भी हुई। जमुनानगर, रायनगर, टी स्टेट के साथ ही कई गांवों में ओलावृष्टि हुई। बदले मौसम के चलते फसल के साथ फलों को नुकसान पहुंचा। वही चंपावत में हल्की बारिश से पारा गिर गया। उधर अल्मोड़ा में धौलादेवी के काफली खान और सुआ खान क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि से फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ओलावृष्टि पटे खेत खलिहान बर्फबारी का एहसान करा रहे थे। इसके अलावा सियालदे, चौखुटिया में भी जोरदार बारिश हुई है। हल्द्वानी में शाम करीब 5 बजे तेज हवाओं और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू होगी। शाम 6 बजे के बाद से इलाके में अंधेरा सा छा गया। अल्मोड़ा, बागेश्वर उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेव शीतला अष्टमी के महासंयोग के साथ आज बुधवार से चैत मास शुरू होगा। खास बात यह है कि बहन बेटियों की भिटौली देने की परंपरा का निर्वहन भी इसी महीने होता है। लोक पर्व फूलदेवी और मां शीतला की पूजा का मुहूर्त सुबह 7:55 से दोपहर तक रहेगा। रामपुर रोड स्थित श्री महादेवगिरी संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर नवीन चंद जोशी ने बताया कि चैत माह सबसे उत्तम माह माना जाता है। इस बार शुरुआत में ही सुखद संयोग बन रहा है। मान्यता कि आज के दिन मां शीतला के पूजन करने से
व्यक्ति को वर्ष से भर तक चर्म रोग नहीं होते। माँ शीतला ने मनुष्य के शरीर में होने वाली कुष्ठ, चेचक, छोटी माता, बड़ी माता जैसी कष्टकारक व्याधियों को हलने के लिए अवतार लिया था। डॉक्टर जोशी ने बताया कि बुधवार से बेटियों को भिठौली देने की शुरुआत हो जाती है। वैदिक परंपरा में भिठौली के बारे में स्पष्ट लिखा गया कि इस समय देवताओं के स्त्रियों के मायके से उनके लिए भेंट आती थी, जिसे कुमाऊं में भिठौली कहा जाता है। भिठौली का ये मास 13 अप्रैल तक रहेगा। इसके बाद वैशाख मास शुरू हो जाता है। अल्मोड़ा कैंसर रोगियों को अब कीमोथेरेपी के लिए हल्द्वानी या अन्य महानगरों के अस्पतालों की दौड़ लगाने में निजात मिलेगी। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में मरीजों के लिए कीमोथेरेपी सुविधा शुरू कर दी गई है। सेवा शुरू होने से अल्मोड़ा समेत बागेश्वर, पिथौरागढ़ के मरीजों को लाभ मिलेगा। मंगलवार को मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सीबी भैंसोड़ा ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। दरअसल अब तक कैंसर जैसी घातक बीमारियों के प्रारंभिक उपचार के लिए मरीजों को हल्द्वानी की दौड़ लगानी पड़ती थी। मरीजों को कई बार शुरुआत में ही रोग का पता नहीं लग पाता, जिससे कई मरीजों को जान तक गंवानी पड़ती थी। जनवरी माह में मेडिकल कॉलेज में कैंसर रोग विशेषज्ञ की तैनाती की गई। इसके बाद मरीजों को अस्पताल में ही कैंसर की प्रारंभिक जांच की सुविधा मिलने लगी थी। प्राचार्य ने कहा कि अब मरीजों के लिए कॉलेज में कीमोथेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध होगी। अब मरीजों को स्तन कैंसर, मुंह गले का कैंसर, कोलन कैंसर के लिए दौड़ नहीं लगाने की प्राचार्य ने बताया कि कीमोथेरेपी की सुविधा शुरू कर दी गई है।